नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन अराइज होती है। उसके दो टाइप्स होते हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में। देखते हैं कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिकली जो कंडीशन होती है, जो मैग्नीशियम का रोल है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो जान लेते हैं। मैग्नीशियम क्या है कि आपकी बॉडी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कैटायन होता है, इंट्रासेलुलर कैटायन होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे हम बात करें तो कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उसके लिए कोफैक्टर का काम करता है। कोफैक्टर इन द सेंस की उसकी हेल्प करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आपकी बॉडी के अंदर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के में हेल्प करता है। दूसरा, आपके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी ब्रेन की जितनी एक्टिविटी होती है, नर्व इंपल्सेस होती हैं, उसमें हेल्प करता है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर ये कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर होता है ये होता है ब्रेन, ये होता है आपकी बोन के अंदर और मसल्स के अंदर। कितना? 50 से 60%। 30% आपका स्टोर होता है ये सेल्स के अंदर, और 10 to 20% आपका टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होता है या स्टोर होता है। नेक्स्ट आपका होता है 1% ईसीएफ। ईसीएफ का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहां पर? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये क्या होता है? स्टोर होता है। अगर यहाँ पर कोई वेरिएशन आते हैं जहां पर ये इसकी शिफ्टिंग हो जाए तो कंडीशन क्या होती है, क्या तो ये बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोमैग्नीशियम के बारे में। हाइपोमैग्नीशियम में क्या होता है? हाइपोमैग्नीशियम में दोस्तों होता है कि जब आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए। ठीक है, जब आपके ब्लड सीरम के अंदर या बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का जो लेवल है नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वो नॉर्मल रेंज होती है। सबसे पहले जब हम नॉर्मल रेंज की बात करें, 1.8 टू 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के जो इसकी रेंज है वो कंसीडर करते हैं नॉर्मल रेंज। अगर हम बात करें कि हाइपोमैग्नीशियम में कितनी रेंज कम हो जाती है, तो 1.8 से लेकर 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे अगर रेंज जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेली इनटेक है पेशेंट का या किसी भी इंडिविजुअल के लिए मैग्नीशियम का कितना हमें कर लेना चाहिए एक दिन में, जो हमारा मैग्नीशियम का जो लेवल है वो मेंटेन है। तो मैं बात करता हूं कि आपका जो मैग्नीशियम इंटेक है पर डे का, वो होता है 400 से mg पर डे। 400 से 420 mg पर डे, ये आप क्या करते हैं? एक दिन में इनटेक इसका आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मैग्नीशियम लेवल है वो मेंटेन रहेगा। बात करते हैं कि कौन कौन से वो एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑल्टर हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है या जिसकी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, इनसफिशियंट मैग्नीशियम इंटेक। जाहिर सी बात है कि आप प्रॉपर तरीके से मैग्नीशियम का इंटेक नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा कि मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। कौन कौन से कारण? सबसे पहले माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से पेशेंट की जो न्यूट्रिशन जो पैटर्न है, उसका जो डाइटरी इंटेक है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। दूसरा क्या है कि स्टारवेशन मतलब क्या है कि अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग समय के लिए फास्टिंग कर रहा है या प्रॉपर तरीके से डाइट को अवॉइड कर रहा है, डाइटिंग पे है, तो उस वजह से भी पेशेंट को क्या होता है कि मैग्नीशियम का इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा है वॉमिटिंग और डायरिया। क्या होता है कि वॉमिटिंग और डायरिया, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी इंटेस्टाइन होती है वहां पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, सेम एज जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वैसे ही हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जब हमारी बॉडी से जीआई कंटेंट बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल ऑब्जेप्शन सिंड्रोम। वो सिंड्रोम जैसे कि है कि कल भी मैंने आपको दूसरी कंडीशन में बताया था हाइपोकैल्सीमिया में सीलियक डिजीज और क्रोहन डिजीज। सीलियक डिजीज मैंने आपको बताया था कि क्या है कि एक जब भी आप किसी ग्लूटीन का इंजेस्ट करते हैं या इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में एक जो आपका ऑटोइम्यून होता है वो इफेक्ट डालता है, और जिसकी वजह से क्या होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर डालता है? इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पर ये क्या करता है? इंजरी कोज करता है। उस इंजरी कोज होने की वजह से जो इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटरफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नेक्स्ट है क्रोहन डिजीज। क्रोहन डिजीज ये हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये सब क्या होती है? आईबीडी के अंदर आती है। आईबीडी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, ये भी अफेक्ट करती है आपके कैल्शियम को और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब होने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, की कौन कौन सी कंडीशन में बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकेशन सच एंड डायरेटिक्स।
कि जही सी बात है कि जब भी आपके पेशेंट में या किसी इंडिविजुअल के अंदर यूरिन की फ्रीक्वेंसी होगी तो पेशेंट का क्या होगा कि जो एक्सक्रीशन होगा यूरिन के साथ साथ, क्योंकि क्या करता है कि जो हमारा रेगुलेशन का काम करती है वो किडनी करती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का किसका काम करती है, सॉरी किडनी किसका काम करती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका मैग्नीशियम लेवल भी यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से डायरेटिक्स होते हैं, जैसे थाइजाइड, थाइजाइड नहीं, डायरेटिक्स कौन कौन से हैं वो, लेसिक्स या जिसको आप बोलते हैं फ्रूसामाइड ये मेडिकेशन, या टोरसामाइड। ये मेडिसिन क्या करती है, आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है क्रोनिक एल्कोहलिज्म, क्योंकि क्या करता है कि जब कोई भी पेशेंट अगर क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, अल्कोहल का ओवर कंजप्शन करता है, तो ये क्या करता है कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर मैग्नीशियम और आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट, और साथ में क्या करता है अल्कोहल, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम का लॉस बढ़ जाता है, मैग्नीशियम लॉस होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर मूवमेंट। जी हाँ, इंट्रासेलुलर मूवमेंट, इंटरसेलुलर मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी में जो आपका इंटरसेलुलर मूवमेंट है, मतलब क्या है कि इंटरसेलुलर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की। जी हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया क्या क्या कॉज कर सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि ड्यू टू डायलिसिस। आपको पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, और किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आपकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है उसका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो उस वजह से क्या करता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, डायलिसिस इफेक्ट, तो ये आपकी किडनी से ज्यादा फंक्शन कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन क्या करता है, या आपके इंसुलिन इंट्रासेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है। अब आपकी बॉडी से क्या करता है, जो ब्लड है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और कहां पर लेके जाता है, सेल्स के अंदर, और सेल्स क्या करती है, उसका अपटेक को इंक्रीज कर देती है, मतलब क्या है कि इसका ज्यादा अपटेक करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का मैग्नीशियम भी लॉस होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्सिस। अब क्या है जो सेप्सिस है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर साइटोकिन को रिलीज करता है, और साइटोकिन क्या होते हैं, सेल्स के जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनका एक प्राइमरी प्रोटीन होता है, जो सेल्स इंट्रासेलुलर के बीच में कम्युनिकेट या इंटरेक्शन कराने की कोशिश करता है, और रिस्पॉन्स करता है इन्फ्लेमेटरी के रूप में, जिसमें क्या करता है कि ये सेप्सिस आपकी किडनी को इंजर्ड करता है, और जब किडनी को इंजर करेगा तो क्या होगा कि जो मैग्नीशियम का रेगुलेशन जो मेंटेन कर रखती है, जो उसके फंक्शन इंटरप्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैग्नीशियम प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। एक कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट है अदर कोज, प्रोलॉन्ग प्रोटॉन पंप इनिबिटर। जो भी पेशेंट कंटिन्यू प्रोटॉन पंप इनिबिटर का अब्यूज करते हैं, यूज करते हैं, कंटिन्यू खाते हैं, तो क्या करता है कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर आपके इंटेस्टाइन के अंदर इसके एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट कर देता है। कि जैसे कोई मेडिकेशन होगी, प्रोटॉन पंप इनिबिटर कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, तो आपके अंदर कौन कौन सी वो मेडिकेशन होती है, ओमिप्राजोल, इस्मोप्रोजोल और पेंटाप्राजोल। ये मेडिकेशन जो कंटिन्यू पेशेंट अगर खाता है तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, ये आपके मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट करती है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग एनजी सक्शन। जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग समय तक कंटिन्यू सक्शनिंग कर रहे हैं आप किसी पेशेंट की, तो क्या होता है कि जब कि आपकी बॉडी के जो है कंटेंट है वो बाहर, जो कंटेंट के साथ साथ आपका मैग्नीशियम का भी लॉस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट। मतलब क्या है कि असेसमेंट क्या क्या है, तो असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट का टेकिकार्डिया। मतलब क्या है कि जो पेशेंट की हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हाइपरटेंशन क्या करेगा, इंक्रीज बीपी। नेक्स्ट डिसरिथमिया, पेशेंट को डिसरिथमिया हो जाएगा। डिसरिथमिया का मतलब है कि पेशेंट का जो रिदम है वो इंटरप्ट हो जाएगा, जिसमें एक पॉइंट बोलते हैं हम टोरसेट पॉइंट। टोरसेट पॉइंट, टोरसेट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो आपके पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, इसके अंदर क्या हो जाती है, ट्विस्टिंग, इसके सेगमेंट के अंदर
ट्विस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब देखते हैं कि ये है, ये जो मैंने आपके सामने ईसीजी पैराग्राफ बनाया है, ये क्या है आपका, टोरसाडे पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो हमारे सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं हमारे, पी क्यू आर एस। अब देखिए ये हमारा क्या है, क्यू सेगमेंट, और ये टी, बाकी के कहां पहुंच गए हमारे, नीचे, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है। जब भी किसी पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपोमैग्नीशियम होगा तो कंडीशन कहीं ना कहीं पेशेंट का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें डिसरिथमिया और टॉर्सिड पॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ट्विच हो सकता है, मसल क्रैम्प, पेशेंट को इनवॉलंटरी मसल क्रैम्प आ सकते हैं, पैरेस्थीसिया हो सकता है, मतलब क्या है कि टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव टॉर्सिस एंड चुवेस्टिक साइन। पॉजिटिव टॉर्सो और चुवेस्टिक साइन मैंने आपको हाइपोकैल्सीमिया वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, एक इमेज के बेसिस पे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया कि कहाँ पर हमें टैप करना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन में जब हम बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को आर्म्स के अंदर मिलते हैं। तो आप हमारी वीडियो पर वहां पे जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे वो वीडियो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर रिफ्लेक्सिया और ट्रेमर, पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया पेशेंट का इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट है टिटेनिया और सीजर्स वर्टिगो, पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, पेशेंट को वर्टिगो भी रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, पेशेंट को इरिटेशन ज्यादा होगी, पेशेंट कंफ्यूजन स्टेज में जा सकता है, पेशेंट किस में जा सकता है, सेमी कॉन्शियस स्टेज में जा सकता है, कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट सिनकोप की स्टेज में भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेलो रेस्पिरेशन, मतलब क्या है कि पेशेंट को टेकिपनिया होने वाला है, इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या होगा, टेकिपनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगी। मैंने आपको बोला है कि लेबोरेटरी फाइंडिंग में मैग्नीशियम का जो लेवल है आपको कम देखने को मिलेगा, कितना कितना कम, 1.8 से नीचे, 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले टॉल टी वेव। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, टॉल टी वेव। तो टॉल टी वेव यहां पर देखो, ये आपकी नॉर्मल ईसीजी है, क्या है ये, नॉर्मल ईसीजी, ये वाली, ये आप देखेंगे ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी है। ये आप जब आप टी वेव को इस तरीके से पीक पे देखेंगे तो ये क्या हो जाती है, हाइपोमैग्नीशियम के अंदर इस तरह का डायग्राम आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें वहीं पे एसटी डिप्रेशन की, ये इसका क्या है, नॉर्मल रिदम है, ये यहाँ पर जो सेगमेंट देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल है। अगर मैं बात करूँ कि ये डिप्रेस किस तरीके से होता है एसटी डिप्रेशन, तो ये इस तरीके से और इस तरीके से पी बनाता है, इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला इस तरीके से डिप्रेस हो जाता है ये। ठीक है, तो यहां पर हमें दो चीज देखने को मिलेंगी, टॉल टी वेव और डिप्रेस सेगमेंट एसटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना जो कैल्शियम है, अगर पेशेंट का कैल्शियम कम हुआ है तो उसको सबसे पहले हमें मेंटेन करना है, क्योंकि हमारा कैल्शियम क्या करता है, कंपनीज करता है किसको, मैग्नीशियम को। अगर कैल्शियम लेवल कम होगा तो आपका मैग्नीशियम भी कम होगा, तो हमें सबसे पहले हमें अपने कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है पेशेंट के। नेक्स्ट हमें पेशेंट का जितना भी इंटरवेंशन है, पॉसिबल इंटरवेंशन है, पेशेंट को देने हैं। नेक्स्ट पेशेंट का अगर आप ओरल प्रिपरेशन कर रहे हैं मैग्नीशियम की, तो आपको क्या करना है कि ओरल प्रिपरेशन क्या कोज कर सकता है, डायरिया। जब भी आप किसी पेशेंट को ओरल सप्लीमेंट देते हैं मैग्नीशियम का तो वो डायरिया कोज करता है, जिसकी वजह से डायरिया वन ऑफ मोस्ट कोज होता है मैग्नीशियम लॉस का। तो क्या करते हैं कि हम पेशेंट को कभी भी ओरल मैग्नीशियम नहीं देते हैं इन सीवियर फॉर्म में। अगर माइल्ड पेशेंट को हुआ है, माइल्ड हाइपोमैग्नीशियम है, तो आप ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज सीवियर केसेस में आप नहीं देंगे। दूसरा, अगर आप पेशेंट को आईवी सप्लीमेंट दे रहे हैं तो आपको इन्फ्यूजन पंप का यूज करना है, बिल्कुल आईवी
इन्फ्यूजन पंप का यूज करना है, क्योंकि जब आप पेशेंट को अगर डायरेक्ट देते हैं तो पेशेंट को क्या होगा, एकदम से हाइपर मैग्नीशियमिया हो सकता है, जो पेशेंट को ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो हमें कंटिन्यू पेशेंट को हाइपर मैग्नीशियमिया के लिए भी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हमें कार्डियक मॉनिटर भी पेशेंट का अटैच कर देना है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो हमें कार्डियक रिदम्स हैं उनका पता चल जाए, इसी चेंजेस का पता लग जाए। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि क्या करता है, टिश्यू की इंजरी करता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। समझ आया साथियों, क्या होगा, पेन होगा। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कभी भी ओरल नहीं देना है, मैग्नीशियम कोज कर सकता है। दूसरा, पेशेंट का जब भी आप आईवी रूट से दे रहे हैं तो हमें क्या लेके रखना है, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देना है। नेक्स्ट, पेशेंट का हमें जब भी पेशेंट को सीजर से शिकायत हो या सीजर्स आने वाले हैं तो हमें उसके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है। पेशेंट को सेफ्टी एनवायरनमेंट या कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अगर पेशेंट बेड पे है तो साइड्रेल्स का यूज प्रॉपर तरीके से करना है। और कंटिन्यू में मैग्नीशियम लेवल का कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है कि पेशेंट का तुरंत क्या है कि एकदम से जो मैग्नीशियम का जो रेंज है वो अचानक से एकदम से ना बढ़ जाए। नेक्स्ट टाइम मॉनिटर डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जब आप किसी पेशेंट को क्या दे रहे हैं कि मैग्नीशियम दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, तो पेशेंट का हमें क्या करना है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को भी ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, हमें पेशेंट को कंटिन्यू एजुकेट करना है कि वो मैग्नीशियम रिच डाइट खाए। मैग्नीशियम रिच डाइट इन द सेंस कि कौन कौन सी वो डाइट है जिसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जैसे मैग्नीशियम का बनाना हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, पीनट बटर्स हो गए, इस तरह की वो वेजिटेबल्स और डाइट का इंटेक करें। तो ये हमारा क्या था, एक छोटी सी कंडीशन थी मैग्नीशियम के इम्बैलेंस की, हाइपोमैग्नीशियमिया, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये कंडीशन आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे। इसमें मैंने आपको चोवेस्टिक साइन और टॉर्सो साइन नहीं बताया है, क्योंकि मैंने वो कंडीशन आपको हाइपोकैल्सीमिया के अंदर डिटेल में बताई है, तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।